मिडिल एजुकेशन के एक लास्ट और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट क्यों बोला, क्योंकि कल ही आपका फाइनल एग्ज़ाम है। मतलब समझो कि अभी तुम पिच में बैट पकड़ के और प्रैक्टिस कर रहे थे और कल तुम्हें अब सिक्स लगाना है। हर एक बॉल को, मतलब हर एक प्रश्न को तुमको बाउंड्री टच कराना है। जैसे कि क्रिकेट मैदान में 6 में 6 मारते हैं, वैसे तुम्हारा अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 में 4, और 6 नंबर का प्रश्न है तो 6 में 6, 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 में 5 लेकर के आना है। देखिए, मिडिल एजुकेशन आपके लिए टॉपर सीरीज लेकर के आया था और टेंशन फ्री रहो। अगर कोई स्टूडेंट टॉपर सीरीज के सारे वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, पक्का है वादा। चाहे आपका कवि परिचय हो, लेखक परिचय हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, सारे के सारे चीज़ मैंने टॉपर सीरीज में कवर किया था। इतना ही नहीं, आपको पता है हमने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन लगाया? हमने 200 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एंड फाइनली ये 40 फिर नया एमसीक्यू तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अब ईमानदारी से एक एक प्रश्न को बढ़िया तुम मेरे साथ लगाओ, फटाफट लाइव जुड़ जाओ, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो। और सबकी एक क्षमता होती है जिसे एक बहुत गंदे शब्द में बोलते हैं औकात। तो सब अपना पता करिए कि कौन कितने गहरे पानी पर हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप 35 से ऊपर नंबर लेकर के आते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बेहतर है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी कठिन टाइप के क्वेश्चंस डाला हूं और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इस बात की गारंटी लेता है मिडिल एजुकेशन। देखो, लास्ट मोमेंट में आपको धोखा तो नहीं दूंगा। और टेंशन मत लो तुम अगर अभी तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि अगर कोई तगड़ा कंटेंट आया रात में तो फाइनली वो आपको फेसबुक पर ही मिलेगा, यूट्यूब और टेलीग्राम पर कहीं नहीं आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जल्दी आइए फेसबुक पेज पर जुड़ जाइए। तो टेस्ट के लिए आप सब तैयार हैं? फटाफट चलिए एक एक क्वेश्चंस को कवर करते हैं, फिर बीच में एक तगड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो सुन लीजिएगा, तुम्हारा नैया पार हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। हम यहाँ पर टॉप 40 एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तुम्हारे कक्षा 10वीं की हिंदी मिडिल एजुकेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। ये कहीं से उठाया नहीं गया है, टोटल मिडिल एजुकेशन के टीम के द्वारा बनाया गया एक एक प्रश्न है। और इनमें उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया हूँ जो कि पिछले साल और पिछले साल पूछे गए हैं। मतलब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए कहीं नहीं भटकना है। पहला नंबर कहता है कि किसी एक नायक के जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? एक नायक बोला है। देखो, अगर बहुत सारे नायक होते तो वो हो जाता महाकाव्य, ध्यान समझना बात को। लेकिन एक नायक बोला है तो इसका मतलब खंड काव्य, अर्थात ऑप्शन नंबर ख इस करेक्ट आंसर। अब इससे कठिन प्रश्न एमपी बोर्ड पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो अगर आपका सही है तो एक नंबर ऐड कर लो। सेकंड नंबर कहता है कि वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, वात्सल्य तो 10वां रस है, लेकिन वात्सल्य के अलावा अगर हम वात्सल्य को काउंट नहीं करते हैं तब रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न 2014-16 में ऐसे प्रश्न देखने को मिलता था। ये थोड़ी कठिन स्तन के प्रश्न है, इसीलिए मैं डाला हूँ कि भाई तुमको पता तो चले। एक चीज़ और तुम ध्यान दे लो, वर्तमान में रस की संख्या 10 या फिर 11 क्या मानी गई है? आप क्या टिक करोगे? हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स 11 लगाएं और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट 10 लगाएं। एक चीज़ ध्यान सुन लो, अगर तुम्हारे ऑप्शन में ऐसा प्रश्न आ रहा है कि वर्तमान में रस कितनी है, ठीक है, और ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि एक रस अभी बढ़ा है, भक्ति रस, जो कि 11वां रस है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे ऑप्शन में 10 हो और 11 हो तो ध्यान से आपको 11 रस लगाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अगर ऑप्शन में 11 है तो 11 पे ही टिक करना, और अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तो बिना कन्फ्यूजन के 10 लगा देना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, टेंशन मत लो, नंबर नहीं कटेगा, मिडिल एजुकेशन एक एक चीज़ तुम्हारे सामने रखेगा। करुण रस का स्थायी भाव, यार हर साल पूछता है ये प्रश्न, हर साल पूछता है। देख लेना कल के 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और करुण का होता है शोक, लेकिन उसके पहले एक एक रस का फिर से सुन लो। श्रृंगार का रति, हास का हास, करुण का शोक, रौद्र क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह है, और शांत का निर्वेद, और वात्सल्य का वत्सल्य। ठीक है, और भक्ति का भक्ति ही है। भक्ति का स्थायी भाव पूछे तो भक्ति का स्थायी भाव भक्ति रस ही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सारे रस का मैंने बोल दिया, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब क्रोध किसका होता है, श्रृंगार का रति होता है, क्रोध का क्या होता है और हास्य का क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी मैंने सब सुना दिया।
ठीक है, एक बार फिर बता दूं, श्रृंगार करती हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र क्रोध, ठीक है, तो ये रौद्र का होता है रौद्र क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, वीर का उत्साह और भक्ति और वात्सल्य का वात्सल्य ही होता है। चलिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन यहीं पर प्रश्न पूछे यदि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं तो रस को कहते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रस के कितने अंग होते हैं? वाह, क्या प्रश्न पूछा है। यदि रस का प्रकार पूछता तो क्या लगाते? रस के प्रकार पूछता तो 11 लगाते, लेकिन रस का अंग पूछा तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। खत्म, इससे बाहर औकात हो एमपी बोर्ड के तो रस से संबंधित प्रश्न पूछ के बताए। ठीक है, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, चारों का नाम बता दिया। अच्छा, छंद कितने प्रकार के होते हैं? वाह, क्या प्रश्न पूछा है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, पहला मात्रिक और दूसरा वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। नाम से स्पष्ट है, मात्रिक मात्राओं की गणना, वार्णिक वर्णों की गणना। अब एमपी बोर्ड के औकात हो इससे बाहर प्रश्न पूछ के बताइए। अरे कल का पेपर तुम फाड़ोगे यार, टेंशन मत लो, देख लेना, एक एक पेपर को तुम फाड़ दोगे, चीर दोगे, पूरा का पूरा पेपर लथेड़ के मारोगे। मैं बता रहा हूँ, देखना तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा आएगा। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ यार, मैं तो एकदम टेंशन फ्री होकर के आज रात में सोऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और टेंशन क्यों रहे, कोई तगड़ा कंटेंट आएगा, वो मिलेगा फेसबुक में, और फेसबुक में मिलेगा हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ अगर 2-4 क्वेश्चन भी अपलोड हो रहे हैं, तुम समझ जाना बात को। ठीक है, ये बहुत एकदम अंदर की बातें मैंने तुमको बता दिया है। लेकिन फेसबुक पर देखो यार, हमें भी सेफ रह के खेलना है और तुम्हें भी अच्छे से खेलना है। मतलब हमें बॉलिंग करनी है तो सेफ, ताकि तुम्हारा विकेट जाए, और तुम्हें विकेट नहीं गिराना है, तुम्हें 6 मरवाना है। समझ गए होगे मेरी बातों को। नेक्स्ट कहता है किस काव्य में पूर्वा पर संबंध होता है? बताओ, क्या प्रश्न पूछा है। किस काव्य में पूर्व पर संबंध होता है? प्रबंध काव्य में होता है। नाम से स्पष्ट है, पूर्वा प्रबंध, पूर्वा प्रबंध, पूर्वा प्रबंध, ध्यान रखना, पूर्वा प्रबंध। ठीक है, नेक्स्ट, पंचवटी क्या है? पंचवटी, पंचवटी एक तो समास का नाम है, कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है। ये प्रश्न पूछता है पंचवटी में कौन समास है, तो पता होना चाहिए द्विगु समास है, लेकिन यहाँ पर पंचवटी क्या है? तो यहाँ पर आपका पंचवटी एक खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य पे टिक करना है। नेक्स्ट, शब्द गुण की कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण तुम्हारे परीक्षा में आएगा, कौन सा? ओज, प्रसाद और माधुर्य। इसमें से कौन सा आ रहा है? ओज आ रहा है तुम्हारे एग्जाम में। ओज शब्द गुण को अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर तुमको भाषा बोध से प्रिपरेशन करनी है ना, तो कुछ नहीं, तुम शब्द शक्ति और शब्द गुण दोनों चीज़ को अच्छे पढ़ लो। शब्द गुण, शब्द शक्ति भी 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? अविधा, लक्षणा, व्यंजना। और आपका शब्द शक्ति और शब्द गुण भी 3 प्रकार का होता है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ठीक, तीनों 3 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये भी 3 प्रकार का होता है। लो, बन रहा है ना आप लोग से। चलिए, शब्द से कितने प्रकार? 3 प्रकार का होता है, पहले डिस्कस कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा एकदम पेपर तो तगड़ा जा रहा होगा, एक ही चीज़ तुमसे बन रहा होगा। अब ईश्वर पर विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं नास्तिक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाथ मिलाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? हाथ मिलाना मतलब पश्चाताप करना, या फिर लालच करना, दंड देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई नहीं। हाथ मिलाना का मतलब होता है दोस्ती करना या फिर संबंध स्थापित करना। पश्चाताप करना का मतलब होता है हाथ में हाथ धरना। ठीक है, सुन लो, हाथ में हाथ धरना का मतलब होता है पश्चाताप करना। ठीक है, और दंड देना तो हाथ मिलाना और लालच करना से कोई आशय ऐसा नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मतलब होता है ईर्षा करना। ठीक है, मतलब जैसे किसी से हम इतना ईर्षा कर रहे हैं कि हमारे कलेजे पर सांप लौट रहा है, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट, खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। जैसे कि मैंने टॉपर सीरीज वर्ष 2024 टोटल फ्री मिला करके खून पसीना एक कर दिया था, बहुत सारे वीडियोस बनाया था ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठाए हैं। पेपर के चक्कर में रहने वाले को भाई बाट लगेगी, कल तो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, भाई बहन में कौन सा समास होगा? भाई और बहन में आपका द्वंद्व समास है, जैसे माता और पिता, है ना। देखो, इसमें 2 शब्द जो होते हैं ना, पहला और दूसरा दोनों का महत्व रखता है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कितने सही हुए 16 में से? कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके जरूर बताना। ठीक है, मुझे पता चले कि तुम कितने विद्वान हो। नेक्स्ट कहता है नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर, नीला है जिसका अंबर अर्थात कर्मधारय समास। ये सभी क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है
राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। लो ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, ठीक, चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है बहुप्रिय समास, अर्थात ऑप्शन नंबर 4th। चलिए ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, जगदीश में कौन सा संधि होगा? संधि तो जगत धन ईस अर्थात व्यंजन संधि होगा, ठीक है, जगत धन ईस अर्थात व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बा को टिक कर दो। नेक्स्ट, परोपकार में कौन सा संधि होगा? परोपकार, परोपकार में कौन संधि होगा? परोपकार में आपको हो जाएगा गुण संधि, ठीक है, परोपकार परधन उपकार बराबर गुण संधि। नेक्स्ट कहता है दिगंबर में कौन सा संधि होगा? दिगंबर तो दिग धन अंबर अर्थात व्यंजन संधि है, ठीक है, दिग धन अंबर अर्थात व्यंजन संधि। लो ये भी कंप्लीट है ना, बन तो रहा है ना, ऐसे ही बनेगा तभी जा करके टॉप करोगे भाई। नेक्स्ट, ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा जिनेंद्र नार्ग। नेक्स्ट कहता है भोलेनाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? बताओ, कुश्ती खेलते थे भोलानाथ, ठीक है, ध्यान रखना, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट, जितेंद्र मिश्र डैश डैश पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, बनारस में। आप सबको पता है ना कि अभी हाल ही में अयोध्या में श्री राम जी का मूर्ति रखी गई है और उनकी मूर्ति में जान डाला गया है ना, तो अयोध्या याद रखना तुम भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, जूम क्यों हो रहा भाई? चलो 26 नंबर देखते हैं। नवाब साहब ने कितने खरे खरीदे थे? बहुत ही तगड़ा प्रश्न पूछा गया, तो इन्होंने 2 खरीदे थे, 2 खरे खरीदे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है किस वर्ष भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो बच्चे को पता है कि 1947 में स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट, मोतीलाल क्या थे? मोतीलाल क्या थे? तो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की बात नहीं कर रहा है, मोतीलाल नेहरू जी तो लॉयर थे, वकील थे, ठीक। नेक्स्ट कहता है शीला अग्रवाल किसकी अध्यापिका थी? किसकी अध्यापिका थी? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सॉरी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। तो ये हिंदी की अध्यापिका थी, ठीक है, शीला अग्रवाल, ठीक है। तुम्हारे हिंदी में इनका पाठ भी दिया है और यहाँ से प्रभावित हुए थे, इनका रंग श्याम कलर का था, यदि पढ़े होगे तो। एनसीईआरटी के बीच से घुस के प्रश्न निकाला हूँ, अब एमपी बोर्ड बाहर से पूछ करता है तो जानूँ। नेक्स्ट कहता है महामानव में कौन सा समास है? महामानव में तो यहाँ पर होगा आपका कर्मधारय समास, ठीक, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट, छायावाद का प्रारंभ कब हुआ था? अरे यार ये सन तुमको पता होना चाहिए, 1920 में आया था छायावाद, ठीक है, इस सन को अच्छे से याद रखना, तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। 31 में से कितना सही किया तुमने, है ना। नेक्स्ट बताओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? छायावाद के हैं, तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं, ठीक है। शायद मैंने सेकंड टेस्ट अपलोड किया था, उसमें मैंने गलती से 4 बोल दिया था, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर 6 तत्व हैं, 6 तत्व हैं। फिर मैंने देखा वीडियो को, तो वीडियो में वाकई मैंने गलत बोल के रखा था, ठीक है। तो आई एम रियली सो सॉरी, कहानी के 6 तत्व माने गए हैं, तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है। और नाटक और एकांकी में अंतर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, ठीक है। अनेक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? नाटक कहलाती है। सिंपल सा, नाटक एकांकी के 1 नंबर का अंतर भी कंप्लीट होता है। जिसमें अनेक अंक होती है उसे नाटक कहते हैं, जिसमें 1 अंक होती है उसे कहते हैं एकांकी। दीपदान में दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक डैश डैश है, क्या है? तो ऐतिहासिक एकांकी है, ठीक, दीपदान एक आपका एकांकी है। नेक्स्ट कहता है हिंदू के नाटक सम्राट किसे माने जाते हैं? हिंदी के नाटक सम्राट किसे माने जाते हैं? नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को। वैसे अगर यहाँ पर ऑप्शन होता मुंशी प्रेमचंद्र तो हम उसको टिक करते, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो जयशंकर प्रसाद को टिक करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस पत्रिका के साथ कहानी का जन्म माना जाता है? किस पत्रिका के साथ? तो सरस्वती पत्रिका के साथ। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करना है। चलिए अंतिम प्रश्न, अंतिम 2 प्रश्न। फसल कविता के कवि हैं, फसल कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा है सूर्यकांत, तो आपको पता होना चाहिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट कहता है 40 नंबर, उत्साह कविता के कवि हैं। उत्साह कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 सेकंड, माय मिस्टेक। फसल कविता के जो है ना, तो इनका सही आंसर नागार्जुन होगा, ठीक है। नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे, नागार्जुन होगा, ठीक है। ये निराला नीचे आ गया भाई, निराला तू ऊपर जा, ये नागार्जुन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है कि उत्साह कविता के इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि मैंने कमेंट्स में पूछा था बच्चों से, ठीक है, उन्होंने इसका सही आंसर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम 41वां क्वेश्चन जो कि बोनस है और इसका आंसर आपको स्वयं देना है। प्रश्न कहता है कि नागार्जुन का जन्म किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन हैं 1889, 1919, 40 और 76 में। तो चलिए आप बताइए 40 में से कितने नंबर पाए हैं और इसका आंसर उसी कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिडिल एजुकेशन में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ तगड़ा कंटेंट आता है तो वो मिलेगा फेसबुक पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा फ़ायदा उठाने के लिए। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।